एसी के हिस्ट्री में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में बात की थी, जो कि रज़िया सुल्तान के पिता थे। और हमने ये भी बात की थी कि बेसिकली ये सारे स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स हैं, या जो जिन्हें आप मामलुक डायनेस्टी भी के नाम से भी जाना जाता है जिन्हें। बट हिस्ट्री में एक पॉइंट आता है, आज मैं पहले रज़िया सुल्तान के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि जब कोई रूलर बनता है या सुल्तान बनता है, उससे पहले उसके मास्टर ने उसे सुल्तान का टाइटल लेने के टाइम पे या उससे पहले उसको आजाद यानी गुलामी से आजाद कर दिया होता है। ठीक है। तो ये जो सुल्तान आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनको अपने मास्टर से उन्होंने फ्री एक तरीके से कर दिया था। रज़िया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ अ स्लेव, ये हम कहते हैं, बट वो इल्तुतमिश जो पहले स्लेव थे, फिर वो रूलर या सुल्तान बने और कई सालों तक अच्छा खासा बड़ा सक्सेसफुल शासक बने रहे। ठीक है। आज मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कई बार क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी क्या थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, तो उसने जो डायनेस्टी फाउंड की थी, जो वो रूलर हुआ था उस टाइम का, उसकी कुतुबी डायनेस्टी कही जाएगी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी या शमसी डायनेस्टी, शमसी इल्तुतमिश के पहले नाम के उसमें रिस्पेक्ट में डायनेस्टी का नाम है ये। और घियासुद्दीन बलबन 1266 में ये इनके जो 40, अगर आपको ध्यान हो पिछला लेक्चर, तो एक ग्रुप था 40 नोबल्स का, जिनको इल्तुतमिश ने प्रमोट किया था, जो इल्तुतमिश के बहुत वफादार थे। उसी ग्रुप में से घियासुद्दीन बलबन ने जब 1266 में जब वो शासक बना, तो उसने सेकंड इल्बारी डायनेस्टी को मतलब एक तरीके से फाउंड किया। ठीक है। तो ये रजिया सुल्तान और बाकी जो भी रूलर्स आए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के सक्सेसर्स जो भी आए, जो थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए जो भी थे, वो फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी से थे। और सेकंड इल्बारी डायनेस्टी आपकी शुरू होती है घियासुद्दीन बलबन से। हम इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे और फोकस सिर्फ रजिया सुल्तान पे, उसके चैलेंजेस, अचीवमेंट्स, उसका रूल किस तरीके का रहा, बेसिकली रजिया सुल्तान के राइज एंड डिक्लाइन पे, और उससे रिलेटेड अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है या एमसीक्यूज आते हैं, तो उस पर। पहली चीज, अगर रजिया सुल्तान की, मैंने एक एमसीक्यू भी इसमें डाला है कि रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है, फर्स्ट इल्बारी, सेकंड इल्बारी, थर्ड इल्बारी डायनेस्टी कोई थी ही नहीं। ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी या शमसी डायनेस्टी। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेसिकली अपनी इंट्रोडक्शन से। हमें ये पता है कि जब इल्तुतमिश रूलर बने थे, ऑब्वियसली एक फॉरेन लैंड है, अलग अलग लोग हैं, लोगों को मतलब अलग धर्म के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, तो वहां पे अपना जो कहते हैं पावर को, अपने आप को एस्टेब्लिश करने में काफी आपको चैलेंजेस आते हैं। उस दौरान इल्तुतमिश ने कुछ पॉलिसीज का निर्माण किया था, जो शायद हमने पिछली वीडियो में भी जिसकी हमने बात की है। खास तौर से जो इल्तुतमिश के वफादार मिनिस्टर्स थे, नोबल्स थे, उसको, उन लोगों को, या इल्तुतमिश के बड़े खास गुलाम थे, वफादार गुलाम बेसिकली, उनको इल्तुतमिश ने प्रमोट किया था। और एक ग्रुप बनाया था 40 नोबल्स का। यही वो 40 नोबल्स थे जिनको चालीसा या शमसी नोबल्स भी कहा जाता है। ये टर्म है शमसी, SHAMSI, शमसी नोबल्स भी कहा जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब ये जो नोबल्स, अब इल्तुतमिश के टाइम पे तो इन 40 नोबल्स ने इनका बड़ा साथ दिया, अच्छे से इनको, मतलब इनकी हेल्प की, अपना रूल पूरा अच्छे से रूल करने में, और कोई भी अगर रिवोल्ट या रेबेलियन कहीं भी होता था, उसको सप्रेस करने में, दबाने में बहुत मदद की। इल्तुतमिश ने बड़े अच्छे से शासन किया इनके मदद से। लेकिन यही नोबल्स, जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, उसके बाद, क्योंकि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था, एक काबिल गुलाम था, तो वो रूलर बन गया। इल्तुतमिश भी एक काबिल गुलाम था, एक बड़ा टैलेंटेड स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़े खुश होकर अपनी बेटी की शादी भी इल्तुतमिश से कराई, जबकि इल्तुतमिश गुलाम था।
तो क्योंकि ये टैलेंट अपने टैलेंट के बेसिस पे ये लोग रूलर बने थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट था इन नोबल्स को इनिशियली मतलब समझ ही नहीं आया कि कैसे ये हम हेरिडिटरी इसको बना दें। इल्तुतमिश ने के दिमाग में ये आया था कि अब ये मेरे इतने अब मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतना लाइक बड़ी अच्छे से मतलब मेरा एक तरह से राज्य स्थापित हुआ है, तो मेरे बाद मेरे बच्चे से किसी भी पिता की इच्छा होती है, मेरे बाद मेरे बच्चे इसको सँभालें। हालाँकि नोबल्स जो हैं वही 40 नोबल जिनको जो इल्तुतमिश के एक्स स्लेव्स थे, कभी गुलाम हुआ करते थे, जिनको इल्तुतमिश ने प्रमोट करके दरबार में बड़ी अच्छी पोजीशन दी। वहां में ये कॉन्सेप्ट आता आया ही नहीं कि ये मोनार्की यानी कि ये जो गद्दी है ये हेरिडिटरी कैसे हो सकती है, पिता से बच्चे पे कैसे आ सकती है, ये तो मतलब आपके टैलेंट के बेसिस पे हुआ करता था। तो इनिशियल लेवल पे नोबल्स को ये चीज एक्सेप्ट करने में दिक्कत हुई, फर्स्ट चीज। इल्तुतमिश की जो डेथ हुई उससे पहले इल्तुतमिश का जो एक बेटा था, नसीरुद्दीन था उसका नाम, अब उसकी हो गई अनटाइमली डेथ। नहीं तो वो सबसे काबिल बेटा था, उसकी मतलब 1200 बहुत जल्दी डेथ हुई थी। लखनौती में ये बंगाल और बिहार का वो गवर्नर था। और अ, मतलब अगर वो जिंदा होता तो शायद इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को अपना वारिस घोषित नहीं करते। पर क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी और बाकी बेटे इल्तुतमिश को इस लायक लगे ही नहीं कि वो इनकी विरासत को संभाल सकें, ये इस राजपाट को संभाल सकें, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी डेथ से पहले रजिया को, अपनी बेटी को अपना सक्सेसर, अपना एक तरह से अगला सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि किसी फीमेल के अंडर रूल करना, किसी फीमेल को अपना सुल्तान मानना और उसके अंडर रूल करना अच्छा नहीं माना जाता था, तो इस नोबल्स ने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। और इल्तुतमिश की डेथ के बाद उसके दूसरे बेटे, जो कि इस लायक ही नहीं था कि जिसको गद्दी पे बिठाया जा सके, रुकनुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली जो सबसे हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, रुकनुद्दीन को ये एक इस तरीके का प्रिंस था जिसको बेसिकली राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। एक ईज लविंग स्टाइल, उसको राजपाट से कोई मतलब नहीं, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं उसको था। इतना अनपॉपुलर था कि रजिया सुल्तान ने इस चीज का फायदा उठाते हुए गद्दी रुकनुद्दीन से गद्दी छीनी और रुकनुद्दीन की जगह वो खुद सुल्तान बनी। हालांकि इल्तुतमिश की इच्छा भी रजिया सुल्तान को बनाने की थी, पर नोबल्स की मर्जी नहीं थी। और नोबल्स को एक तरीके से मजबूरी में ही रजिया को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि कैपिटल में यानी कि दिल्ली में रजिया बेगम की बहुत इज्जत थी, बड़ा दबदबा था, और वो वहां बहुत सिक्योर थी, क्योंकि उसके बड़े रजिया सुल्तान के भी तो अपने बड़े वफादार गुलाम वहां थे। तो इसलिए नोबल्स ने सोचा कि भाई अब अगर इसको अब इंटेलिजेंट भी है और काबिल भी है कि मैं मतलब वो अपने अच्छे से राजपाट संभाल सके, तो उसको ऐसे तो चैलेंज नहीं कर सकते थे नोबल्स। तो उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान के अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसीज शुरू कर दी। ठीक है। अब रजिया सुल्तान के ने काफी सबसे पहले आते ही नोबल्स, क्योंकि अब टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, तो नोबल्स की या अपने मिनिस्टर्स की बातों को वो सीधे सीधे मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे मान ले, ऐसा पर्सनैलिटी तो उसकी हो नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसको आइडिया था कि ये जो नोबल्स हैं, जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल, एक फीमेल रूलर है, एक जस्ट बिकॉज कि वो एक फीमेल है, रजिया सुल्तान को पता था कि ये मेरा फीमेल होना इन नोबल्स को मेरे अंडर काम करना पसंद नहीं है। ये मेरे पिता के तो वफादार थे पर मेरे वफादार नहीं है। तो रजिया सुल्तान ने भी वही किया जो अभी कभी इल्तुतमिश ने किया था। नोबल्स की पावर को जो जो रजिया के बहुत वफादार थे, फेवरेट थे, उनको प्रमोशंस दी। और अपनी तरफ से इन नोबल्स की, इन मिनिस्टर्स की जो पावर है, क्योंकि उस वक्त इनका बड़ा स्ट्रांग ग्रुप था, ये 40 थे, तो ये और इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे थे दरबार में, और सारे के सारे रजिया के अगेंस्ट। तो इनकी पावर को रजिया ने धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू किया। उसने नॉन टर्क्स को प्रमोट करना शुरू किया, जिनमें से एक
खास नाम हमने बहुत बार सुना है हिस्ट्री में, जलालुद्दीन याकूत। उसको प्रमोट करके आपने मतलब प्रमोट किया, और इस प्रमोशन से जो टर्किश नोबल्स थे वो बड़े नाराज हुए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रजिया के अगेंस्ट स्टार्ट की। कॉन्स्पिरेसी बेसिकली क्या थी, अब कैपिटल में शी इज वेरी पॉपुलर, लेकिन राज्य में और इलाके भी हैं, ठीक है? कभी किसी अलग-अलग गवर्नर्स को, जैसे राज्य के और इधर-उधर गवर्नर्स हैं, तो अलग-अलग इलाके के गवर्नर्स ने जैसे उनको कहा कि तुम रिवोल्ट कर दो, रज़िया, तुम्हें ये रिवोल्ट सप्रेस करने आएगी, दबाने आएगी, एरिया कंट्रोल करने आएगी, तुम उसको हरा देना, वहीं पे रखना, हम अपना कोई पपेट रूलर या कोई ऐसा रूलर गद्दी पे बिठा देंगे जो हमारी मर्ज़ी के बगैर काम ना करे। बेसिकली हमारा जो हम ऐसा रूलर बिठाएँ जो हमारी बात माने। ठीक है? तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मुल्तान के गवर्नर ने रिवोल्ट किया या किसी और ने किया, रज़िया गई, उसे मतलब कई बार ये हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम रज़िया सुल्तान ने उनको डिफीट कर दिया। एक जगह जहां पे रज़िया सुल्तान हारी, वो थी अ, भटिंडा का एक गवर्नर था अल्तूनिया। उस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए जब रज़िया वहां गई, तो अल्तूनिया ने उसको हरा दिया, रज़िया सुल्तान को, और तबर हिंद में उसे इम्प्रिजन करके जेल में डाल के उसको रखा। अल्तूनिया एक बेसिकली ये सारा जो था कॉन्स्पिरेसी, ये सारी कॉन्स्पिरेसी थी इन नोबल्स की। अब नोबल्स जो थे, ये जो चालीसा थे, ये जो शमसी ग्रुप था नोबल्स का, ये डायरेक्टली तो उस रजिया सुल्तान को कुछ कह नहीं सकते थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते थे, उसके फैसलों को सवाल मतलब नहीं कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक जो थी दिल्ली की, वो भी रजिया को बहुत सपोर्ट करती थी। तो उन्होंने एक तरीके से रज़िया का एक कंट्रोवर्सी जो कभी आई है, वो है याकूत कंट्रोवर्सी करके हम कहें, कि जिस पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया रज़िया के कैरेक्टर पे, कि शी इज वेरी फ्रेंडली या ये बहुत ज्यादा मेहरबान है इस एक गुलाम पर, याकूत पे। तो एक तरीके से इन्होंने इनडायरेक्टली कोशिश की कि इसके कैरेक्टर पे अटैक करें। वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अलग-अलग एरियाज के गवर्नर्स को कहा, अच्छा चलो तुम, जो मोस्टली नोबल्स के साथ वफादार होते थे या नोबल्स की बात मानते थे, तो भाई उनको कहा कि अच्छा तुम रिवोल्ट कर दो, तुम्हें हम बाद में अगर एक बार रजिया को तुम हरा दो, हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। अब अल्तूनिया के साथ ये नहीं हुआ। अल्तूनिया ने हरा दिया, रज़िया को गुलाम भी बना लिया। वहां पता चला दिल्ली में इन्होंने रज़िया सुल्तान के बाद बहराम शाह को, उस एक पपेट रूलर ही बेसिकली, उसको गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन अल्तूनिया को उसका रिवॉर्ड नहीं दिया। अब इससे अल्तूनिया हुआ नाराज। जब अल्तूनिया नाराज हुआ, तो रज़िया सुल्तान ने इस मौके का फायदा उठाया, अल्तूनिया के साथ पैचअप किया, उसके साथ शादी की, और दोबारा दिल्ली पे हमला किया। लेकिन जब ये अल्तूनिया ने हमला रज़िया पे किया था, उस दौरान याकूत की मौत हो जाती है। रॉयल कैंप में ही जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, उन्हीं के बंदे इकट्ठे होके, क्योंकि याकूत बहुत वफादार गुलाम था रज़िया सुल्तान का, उसको मार देते हैं। रज़िया डिफीट होती है और कैद में चली जाती है। उधर अल्तूनिया नाराज हुआ है, रज़िया ने अपॉर्चुनिटी ली, अल्तूनिया से शादी की, और एक बार फिर दिल्ली पे उसने हमला बोला, लेकिन उस हमले में रज़िया और अल्तूनिया दोनों की मौत हो जाती है। वो हार जाते हैं, और रज़िया सुल्तान का जो रेन है या जो पीरियड है गद्दी पे, वो 3 साढ़े 3 साल से ज्यादा नहीं रह सका, और यहीं पे रज़िया सुल्तान का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन जो हमें याद रखने वाली बात है, अगर आप एनसीईआरटी की बात मानोगे, तो 1239 तक ही रज़िया सुल्तान का रूल पीरियड है, ठीक है? 1236 में उसने गद्दी संभाली। ज़ियाउद्दीन जुनैदी एक ग्वालियर का गवर्नर था, जिसने रिवोल्ट किया, जिसे रज़िया ने समन किया और जिसको मौत के घाट उतारा। इस चीज को भी चालीसा या शमसी नोबल्स ने बहुत उछाला, जैसे होता है ना राजनीति की, बहुत उछाला कि देखो, अगर शक भी होगा कि रजिया सुल्तान के अगेंस्ट किसी ने कॉन्स्पिरेसी की है, तो रजिया सुल्तान उसको मार देती है, शी इज वेरी क्रूअल। इस तरीके की भी उन्होंने कोशिश की थी कि रजिया की इमेज किसी तरह तो खराब हो,
याकूत का एग्जाम्पल लें या इस गवर्नर का एग्जाम्पल लें कि भाई जाहिर सी बात है जो रूलर है वो अपने अगेंस्ट या जिसको पता है कि ये मेरे अगेंस्ट काम कर सकता है तो या तो मैं उसको अपने फेवर में करूं या मैं उसको मार दूं। तो रजिया सुल्तान ने भी उस टाइम पे यही किया। बट नोबल्स ने इस चीज को हाईलाइट करके रजिया की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की कि कुछ हो जाए कि लोगों के बीच में ये भी अनपॉपुलर हो जाए। ठीक है, पर वो हो नहीं पाया। मौका मिला 1240 में जब अल्तुनिया ने फाइनली रजिया सुल्तान को डिफीट किया। और अल्टीमेटली जब रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी की और जब उसने दोबारा हमला किया दिल्ली में, उसी हमले के दौरान वापस कहीं वो जंगलों में भाग रही थी, जा रही जंगलों से गुजर रही थी। वहां कहीं बैंडिट्स ने कैथल के पास जाके उस पे हमला बोल के रजिया सुल्तान को भी मार दिया। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का बेसिकली यही टेन्योर था। बहुत कम टाइम उसे मिला और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि वो एक फीमेल थी। रजिया सुल्तान के बाद ये सारे ही बेसिकली पपेट रूलर्स आए। बलबन तो बेसिकली वो था जो इन 40 के ग्रुप में से बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ, नोबल ही था, जो 40 में से नोबल्स ही निकला में नोबल्स थे। उनमें से ये बलबन बहुत पॉपुलर हुआ। इसने सेकंड इलबारी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, फाउंड किया। और उसका ये पहला रूलर है, सेकंड इलबारी डायनेस्टी का ये पहला रूलर माना जाएगा। और पहले तीन जो थे वो बेसिकली फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी के ही रूलर्स थे, लेकिन बट देवर पपेट रूलर्स। बहराम शाह आया, 2 साल रूल करके चला गया। अलाउद्दीन मसूद शाह, और इन दोनों में से पहले तो ये क्या करते थे, जो नोबल्स ने कह दिया वो उनको मानना पड़ेगा। अगर इन्होंने कोशिश की कि नोबल्स की जो पावर है उसको कंट्रोल करें, तो इनको वो नोबल्स ही आपस में मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी करके मरवा देते थे। तो रूलर्स भी सेफ नहीं थे उस टाइम पे, इतनी पावर थी उन 40 के हाथ में। नसीरुद्दीन महमूद इतने साल इसलिए रूल कर गया क्योंकि उसने स्मार्ट प्ले किया। उसने नोबल्स के अगेंस्ट कोई काम ही नहीं किया, उसने नोबल्स ने जो कहा वो करता गया। कहते हैं, प्रूव नहीं है, कि नसीरुद्दीन महमूद को बलबन ने मरवाया है क्योंकि उसे सुल्तान बनना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना करेंगे, थोड़े से हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। जैसे हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये सबको पता है, रजिया सुल्तान। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन की मदर थी। नूरजहां हम जानते हैं, मलिकाए जहां भी। ठीक है, शी वॉज इंडोर। अब ये जो एक स्टेटमेंट है जो अक्सर आती है कि शी वॉज इंडोर्ड विद ऑल द क्वालिटीज बिफिटिंग अ किंग, बट शी वॉज नॉट born ऑफ द राइट सेक्स। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय विच क्रॉनिकलर? उस टाइम पे मिनहाज उस सिराज ने ये स्टेटमेंट दी थी। अच्छा, मलिका जहां बेसिकली आपकी ये जो लास्ट रूलर है ना नसीरुद्दीन महमूद, इसकी मदर थी। ठीक है, मलिका जहां। और नूरजहां का तो शाहजहां के टाइम पे, वो बाद में जब मुगल्स के टाइम पे एक मेहरुनिसा, जिसको बाद में नूरजहां नाम दिया गया था। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि ये स्टेटमेंट किस क्रॉनिकलर ने दी है, ये स्टेटमेंट दी है मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, कि वो रूलर तो बहुत अच्छी थी लेकिन अगर फीमेल की जगह मेल होती तो बहुत अच्छा होता। देन नेक्स्ट, यही मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया, रजिया सुल्तान कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है, तो फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी। सेकंड कहाँ से शुरू होती है, बलबन से, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी बलबन रूलर के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।